लोगों में ये चर्चा है कि इलाहाबाद से खुद अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे। अगर आपके छोटे भतीजे आपके सामने आते हैं तो भतीजा लड़ो, भतीजे का बाप लड़ो, भतीजे का भाई लड़ो, भतीजे की माँ लड़ो, वही लड़ो, सबका स्वागत है। अब तो ये सारा झुंड इकट्ठा हो जाए तो और ज्यादा मजा आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल सदन में कहते हैं कि अगर गुप्त वोटिंग होती तो नतीजा कुछ और होता। आपको भी ऐसा लगता है? ये जो इस तरह की बात आपके सामने करते हैं उनको कभी मेरे सामने ले आओ ना, ताकि सारी चीज खुल करके बताई जा सके। तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस वालों के सभी इस्तीफा देने से सरकार पे असर कैसे पड़ेगा, सरकार कैसे गिर जाएगी। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज हमारे साथ अभय सिंह चौटाला साहब हैं और 3-4 मुख्य पॉइंट है जिन पर हम चर्चा करेंगे अभय सिंह जी से। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव जो कल गिरा है हरियाणा विधानसभा में, उस पर बात करेंगे। कौन क्या अंदर बोला है उस पर बात करेंगे और आगे जो हालात हैं राजनीति के हरियाणा में उस पर बात करेंगे और इलाहाबाद सीट को लेकर, कालका सीट को लेकर भी हम बात करेंगे। अभय सिंह जी, सभी हरियाणा की नजरें थी लोगों की कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा। लोग देख रहे थे कौन कहां किसके साथ जाने वाला है। हालांकि पहले ही अंदाजा हो गया था कि शायद ये 32 और 55 एक साइड में जाएंगे, 32 एक साइड में जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो 32 का आंकड़ा एक तरफ और एक तरफ 55, और उन 55 में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो बात तो किसानों की कर रहे थे लेकिन समर्थन सरकार का किया। कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव से एक चीज तो क्लियर होगी प्रदेश में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान के बीच में जाकर के तो हमदर्दी जताते हैं और जब किसान के पक्ष में वोट डालने की बात आती है तो फिर उसका पक्ष लेने की बजाय उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो किसान को लगातार मारने की योजनाएं बना रहे हैं। ये जरूरी था कि ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब जरूर हों। मुझे हैरानी की बात है जब सरकार की तरफ से पूछा गया, कंवरपाल गुर्जर ने विशेष रूप से बात कही कि लाठीचार्ज कहाँ हुआ, कोई सबूत है तो दे। जो अपने आप को विपक्ष मानता था, उस विपक्ष के किसी आदमी की ये हिम्मत नहीं हुई खड़े होकर के कहने की कि जो तेरे पड़ोस में बैठा है ये तो मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था उस लाठीचार्ज की कि उसकी जांच हो। ठीक है, आप हमारे से सबूत मांग रहे हो, आप इन्हीं से पूछ लो, नहीं ये बता देंगे लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष भी कहीं केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने तक सीमित रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल सदन में कहते हैं कि अगर गुप्त वोटिंग होती तो नतीजा कुछ और होता। आपको भी ऐसा लगता है? ना, अगर गुप्त वोटिंग होती तो फिर हुड्डा की भूमिका मेरी ख्याल जो राज्यसभा के चुनाव में थी ये उस भूमिका में आ जाता है, क्योंकि हुड्डा तो लगातार बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, 2 सीट थी, उस वक़्त में सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट किसने डाला, किसने पेन की स्याही बदली, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, सबको पता है कि उस सब के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेवार था। अगर गुप्त वोटिंग होती तो फिर मुझे नहीं लगता कि 30 का आंकड़ा भी पार करते, ये उससे भी कहीं कम पड़ जाते। ये तो ठीक हुआ कम से कम 2 लोग तो ऐसे खड़े हुए जो किसान के बीच में जाकर के कहते थे भी हम तुम्हारे हितैषी हैं। मुझे खुशी है सांगवान की भी और कुंडू की भी कि दोनों ने जो बात किसान के बीच में खड़े होकर कही आज उस पर कायम है। हमने ये भी देखा कि देवेंद्र बबली पिछले कुछ दिनों से जैसा बोल रहे हैं, मतलब उनके मन में तो कुछ और है, लेकिन विप जारी हो गया, बोला कि अगर विप जारी हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं।
मतलब ये आपको क्या लगता है, रियल है कि क्योंकि पहले भी वो किसानों के बीच में जाते रहे, बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद चुप हो गए, साइलेंट हो गए पिछले कुछ महीनों से, क्या लगता है? बबली जो है फैसला नहीं ले सकता, कुछ लोग विचलित होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब रात को आप कहीं कच्चे रास्ते से निकलते हो तो कई बार खरगोश आ जाता है आगे, और वो खरगोश जो है फैसला नहीं ले पाता, भागता रहता है, आखिर फिर उस गाड़ी के नीचे आकर के मर जाता है। ये उन लोगों में से है। ये आपके सामने कुछ कहेंगे, पब्लिक के सामने कुछ कहेंगे, हाउस में कुछ बोलेंगे, लेकिन जब समय आता है उस काम को अंजाम देने का तब ये सरेंडर हो जाते हैं। एक बबली नहीं, ऐसे 3-4 मेंबर थे इस विधानसभा में जो बार बहुत बड़ी बात करते थे। ठीक है। लेकिन कल तो सांप ही सूंघ गया था। कल तो इस हालत में आकर के खड़े हो गए थे वो कि लगता था कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो फिर ऐसे लोगों का भविष्य जो है उस पर अपने आप ही क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है। मैं सुन रहा था, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो बोल रहे थे और उन्होंने ऐसा कहा कि चौधरी देवीलाल के समय से हमारा तो नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी कल पूरा दिन चर्चा रही कि आपने ये बात चुनाव से पहले क्यों नहीं बताई, चुनाव से पहले ऐसा बोल देते। तो मतलब क्या आपका शुरू से ही नेचुरल अलायंस है बीजेपी के साथ? चौधरी देवीलाल ने कभी भी बीजेपी से अलायंस नहीं किया। हमने उनको सत्ता में भागीदारी दी, कभी भी हमने बीजेपी के साथ जाकर के सत्ता में भागीदारी नहीं करी। ये जिस नेचुरल अलायंस की बात करता है वो अलायंस तो कभी था ही नहीं, हो भी नहीं सकता था। हमने हमेशा जब हमारी सरकार बनी तो इनको अपना सहयोगी बनाया, थोड़ी थोड़ी टिकटें दे करके। ठीक है। और हम कभी भी भाजपा की गोद में नहीं जा करके बैठे। भाजपा नहीं, चाहे कोई इस देश का कितना भी ताकतवर व्यक्ति था, जिस किसी ने हमें किसी भी तरह मजबूर करने की कोशिश करी, हमने ना केवल उस लड़ाई को लड़ा बल्कि अगले को सबक भी दिया। ये तो चुनाव से पहले भाजपा के बिक चुके थे। भाजपा ने इस को अलग करने के लिए ठीक है कीमत लगाई इन लोगों की। ये जो इस तरह की बात आपके सामने करते हैं उनको कभी मेरे सामने ले आओ ना, ताकि सारी चीज़ खुल करके बताई जा सके। मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं एक तो कानून बिल्कुल वापस नहीं होंगे, चाहे कुछ मर्जी आप कर लीजिए। दूसरा कहते हैं कि नुकसान बहुत हो गया, 11,000 करोड़ रुपए तक का फैक्ट्रियों का नुकसान हो गया क्योंकि किसान वहाँ बैठे हैं। 200-225 के करोड़ के करीब बोला जो टोल फ्री हुए हैं उनका नुकसान हो गया, और ये भार तो जनता पर पड़ेगा, मतलब ये जनता पर को ही वहन करना पड़ेगा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ये बात कह करके जो कर्ज लेगा ना अब और इस प्रदेश को और कर्जे में डुबोएगा, उसकी भूमिका बना रहा है। वे कल जब उसको बजट पढ़े और उसमें बताना पड़े कि मैंने 40 करोड़ ले लिया, 50 करोड़ और ले लिया, उससे बचना चाहता है। 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जो लोन लेना चाह रहा है, कहीं उसको उसके साथ जोड़ करके अपनी कमजोरी छिपाना चाहता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 2 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे ऊपर। ठीक है। हरियाणा में कहीं मुझे एक भी ऐसा शहर, कस्बा, गांव बताओ जहाँ कोई ऐसी इमारत खड़ी करी हो जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हो गया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने गलियां, चाहे वो शहर की थी, चाहे वो गांव की थी, चाहे वो कोई सड़क की थी, उनको उखेड़ा है। उनकी जगह ये जो टाइल नहीं लगती ये ला करके लगाई है। जो मजबूत चीज़ें थी उनको उखाड़ दिया, उनकी जगह कमज़ोर चीज़ें लगा दी, ताकि हर साल उनको रिप्लेस करके और महंगे में खरीद करके कहीं अपनी जेब भरना चाहते हैं। ये तो लुटेरे हैं। 90 विधायकों में से आपने इस्तीफा दिया, ये कानून वापस होने चाहिए।
उसको लेकर भी कांग्रेस वालों ने क्रिटिसाइज किया आपको, कुछ और लोगों ने भी, इंडिपेंडेंट ने भी कहा कि अभय सिंह तो डायरेक्ट बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि विधानसभा में कल जब टेस्ट होगा तो वो सीधा सीधा उनका एक वोट कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अब तो वो भी हो गया है और सिर्फ 32 ही नजर आए हैं? तो उनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? उन्होंने ये बात इसलिए कही बारी बारी कि लोग इनसे इस्तीफा ना मांग ले। वो अपना इस्तीफा कैसे उससे बचा जा सके, इसके लिए उन्होंने ये प्रचार किया था। मुझे तो पहले दिन से पता था कि हाउस में ये सब कुछ होना है। अब इनको इस्तीफे देने चाहिए, सामूहिक इस्तीफे देने चाहिए, जिससे किसान का तो मनोबल बढ़ेगा, देश में एक मैसेज जाएगा कि भाई जिस तरह से काले कानून बना करके खेती करने वाले को परेशान किया जाता है, आज जिसके वोट की वजह से जो लोग चुन करके आए उन्होंने इस्तीफा दे करके उनके साथ खड़े होकर के कहीं अपनी जिम्मेवारी निभाई है। ये तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई किसान के लिए धरने पे बैठने की बात आई तो ये तो वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, लोग तो सत्ता वालों से इस्तीफा मांग रहे हैं या जेजेपी से कहते हैं कि आप वापस आ जाइए, समर्थन वापस ले लीजिए। वो तो वापस नहीं ले रहे, वो तो कहते हैं कि 4 साल सरकार चलाएंगे हम। अब ये भी चर्चा है कि कांग्रेस वाले दे दें, अभय सिंह ने दिया है तो कांग्रेस वाले सभी के सभी दे दें, आप भी कहते हैं कांग्रेस वाले सारे दे दें। तो चर्चा ये भी है कि कांग्रेस वालों के सभी इस्तीफा देने से सरकार पे असर कैसे पड़ेगा, सरकार कैसे गिर जाएगी? पहले तो आपने ये कहा था कि 90 में से मैंने एक ने दिया, 90 में से नहीं दिया, 42 और 16 में से मैंने अकेले ने दिया है, किसी और ने तो हिम्मत जुटाई नहीं। अगर और असेंबलियों से भी किसान के पक्ष में इस्तीफा आता उसका भी दबाव बनता। ठीक है। अगर ये कांग्रेस के 30 के 30 इस्तीफा दे दें और ये दोनों जो इनके साथ खड़े ये भी दे दें, ठीक है, तो सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चौधरी देवीलाल ने 29 MLA के साथ इस्तीफा दिया, ठीक है, उस वक्त कांग्रेस का राज था, ठीक है, केवल 2 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर पाए। असर उसका ये हुआ कि सरकार को समय से पहले जाना पड़ा। ठीक है। आज के जो हालात हैं इसमें अगर ये इस्तीफा देते हैं तो सरकार तो कटघरे में खड़ा होती है, लेकिन उस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। जिस आंदोलन के लिए, जिस किसान के लिए, जिस अन्नदाता के लिए आप जो ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, ठीक है, जिसके लिए आप कह रहे हो कि भी हम किसान के साथ हैं, हम इससे अलग नहीं हट सकते, ठीक है, हम इस लड़ाई को लड़ें, तो फिर दिक्कत क्या है? दो इस्तीफा, दबाव बढ़ाओ और किसान का हौसला और बढ़ाओ। चलिए बात करते हैं इनेलो पे सर, और आने वाले जो राजनीतिक रहेगा। आप इस्तीफे से पहले इनेलो को कैसे देखते थे और इस्तीफे के बाद अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसान महापंचायत में जा रहे हैं, क्या फर्क आपको लग रहा है? हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत बार बहुत से षड्यंत्र रचे गए। ठीक है। और ये जो अब की बार जिस ढंग से इनको अलग करके किया गया है, ऐसे पहले भी किया जा चुका है, पहले भी इस तरह की तोड़फोड़ हुई। ठीक है। हमेशा इनेलो जो है जब जब इसको कमज़ोर करने की कोशिश करी पार्टी को, तब तब मजबूत होकर के उभरी। ओके। लोगों में ये चर्चा है कि इलाहाबाद से खुद अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि ये कानून या तो वापस हो जाएं, इस तारीख तक नहीं होते तो आप इस्तीफा दे देंगे। अभी वो कानून वापस नहीं हुए हैं और सरकार की मंशा भी नहीं लग रही कि वो वापस लेंगे, तो इलाहाबाद से आप खुद लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे? मैंने उस दिन जब इस्तीफा दिया था तब भी प्रेस के साथियों ने बात मेरे सामने रखी थी, और मैंने उस दिन भी ऐन खुल करके ये बात बताई थी कि इसका फैसला इलाहाबाद के लोग करेंगे। ठीक है। कि वहाँ कौन चुनाव लड़े, वहाँ का जो मतदाता है वो फैसला करेगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कौन लड़े। ना तो पार्टी फैसला करेगी और ना मैं फैसला करूँगा, ये फैसला पब्लिक का है। पब्लिक जो फैसला करेगी, जो मतदाता फैसला करेगा, हम उसको मानेंगे।
अच्छा, नजरें रहेंगी एलनाबाद सीट पे, जिस तरीके से जींद उपचुनाव पर नजरें थी उसी तरीके से नजरें रहेंगी। अगर आप वहां पर लड़ते हैं तो नजरें रहेंगी। चर्चा ये भी है, हो सकता है जो पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे वो इस बार कांग्रेस में चले जाएं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लानिंग हो सकती है, क्या लगता है आपको? कोई कहीं जाए, कहीं से लड़े, वहाँ के मतदाता जो है, आपने तो वो बाई इलेक्शन देखा होगा जब चौटाला साहब ने रिजाइन किया था और मैंने लड़ा था। जी। नई नई सरकार बनी थी कांग्रेस की, और सारी कांग्रेस जो है 67 MLA के साथ वहाँ बैठी थी, जो कहीं सोच में थे कि हम अभय सिंह को हरा करके आएंगे, वो नहीं हरा पाए। पिछले मेरे चुनाव में देश का प्रधानमंत्री मलेका गांव में आकर के वोट मांग के गया था, वो नहीं हरा पाया। अब तो ये सारा झुंड इकट्ठा हो जाए तो और ज़्यादा मजा आएगा। ये सब इकट्ठे होकर के लड़े, जो है तो एक दूसरे के साथ सारे इकट्ठे ही है, ये कभी अलग अलग नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सबका सामूहिक कैंडिडेट है, ताकि और लोग अच्छी तरह से इनका बैम निकाल दें। आपके छोटे भतीजे की इच्छा है दिग्विजय चौटाला की कि शायद वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ऐसा भी चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी जेजेपी में से एलनाबाद की सीट जेजेपी के खाते में आ जाए और कालका वाली बीजेपी के खाते में आ जाए। अगर आपके छोटे भतीजे आपके सामने आते हैं तो? इच्छा तो आदमी पता नहीं कौन कौन से सपने लेके सोता होगा। कोई प्रधानमंत्री बनता होगा, कोई मुख्यमंत्री के लेता होगा, ये तो लोगों का फैसला है। भतीजा लड़ो, भतीजे का बाप लड़ो, भतीजे का भाई लड़ो, भतीजे की माँ लड़ो, वही लड़ो, सबका स्वागत है। लेकिन अगर आपके छोटे भतीजे सामने आते हैं तो चौटाला फैमिली में से आमने सामने, मेरे को लगता है कि आप ही के परिवार में से शायद ही पहली बार ऐसा होगा ना। रणजीत अंकल ने चौटाला साहब के सामने चुनाव लड़ा था रोडी से, ओके, और रोडी के लोगों ने चौटाला साहब को 32,000 वोट से जिताया था। यहाँ कोई सामने लड़ेगा तो मुझे लगता है 50,000 से जिताएगा। एक आखिरी सवाल है, इस बार विधानसभा में आपको क्या लगता है, आप नहीं गए तो कौन खुश हुआ होगा, किसको ठीक नहीं लगा होगा? बहुत सारे लोग आपको मिस भी कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया प्रेस ने, किया कि नहीं किया? खुश तो बीजेपी वाले भी थे और कांग्रेस वाले भी थे। मैं हाउस में होता तो ये एक ऐसा इशू था जिस पे मैं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करता, नंगा कर देता मैं इनको, कि तुम दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम बड़े बेईमान हो, और तुम्हारे जो किए ड्राफ्ट थे वो कानून बने। तो दोनों ही खुश थे इस बात से कि कम से कम हमारा पीछा छूट रहे। लेकिन वहाँ तो पीछा छुटा लिया, अब जब आप ये दिखाओगे तब तो पीछा नहीं छूटेगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभय सिंह चौटाला जी से बातचीत हुई है। मौजूदा जो दौर है या अविश्वास प्रस्ताव जो आया था हरियाणा की विधानसभा में और गिरा किस तरीके से, कौन किसके फेवर में दिखाई दिया, या आगे की राजनीति क्या है, इनेलो का क्या मतलब आगे रह सकता है, या 2 विधानसभा में अभी उपचुनाव होना है उनको लेकर भी बातचीत हुई है। अब इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है? अभय सिंह चौटाला ने जो कहा है उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो फिर आपने इसको शेयर भी कर देना है। धन्यवाद, नमस्कार।